गहरी पंखी, डर सबको लगता है। अमावस की वो रात जो निगलने को तैयार थी। जंगल खामोश नहीं था, वो चीख रहा था और उस चीख के बीच भाग रहा था। बिरजू उसे पता था कि अगर वो रुका तो वो चीज उसे नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, आज मुझे बचा ले। काका ने कहा था इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। कोई तो है मेरे पीछे। बिरजू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। पीछे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। तभी अचानक गन्ने के खेत में सरसराहट तेज हो गई। कौन है वहां? सामने आओ। बिरजू की आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। बिरजू ने फिर दौड़ना शुरू किया। वह खेत के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक उसके ठीक सामने एक औरत प्रकट हो गई, जिसके बाल बिखरे हैं, लाल साड़ी पहने हैं, लेकिन गंदी और फटी हुई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, वह झुकी हुई है। तुम कौन हो? हटो मेरे रास्ते से। वह औरत धीरे धीरे सीधी हुई। जैसे जैसे वह ऊपर उठी, बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत नहीं थी, वह मौत थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। सबसे भयानक बात, उसके पैर जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। रास्ता मांग रहे हो बिरजू? रास्ता तो अब सीधा नरक का है। अब तुम नरक के रास्ते पर जाओगे बिरजू। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा इस रास्ते से नहीं आऊंगा। बिरजू पीछे पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी उठा पाता, उस डायन ने उसे जान से मार दिया। जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सिर्फ उल्लू के बोलने की आवाज रह गई। अगली सुबह सूरज तो रोज की तरह निकला, लेकिन रामपुर गांव की हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। गांव के लोग बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर जमा थे। बात जंगल में मिली बिरजू की लाश की हो रही थी, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने वाले हमारे दो मुख्य पात्र थे, रवि और समीर। रवि शहर से छुट्टियों में गांव आया था, निडर और तर्कवादी। समीर गांव का ही सीधा सादा लड़का, जो भूतों से बहुत डरता था। अरे काका, आप लोग आज भी इन पुरानी कहानियों पर विश्वास करते हो? बिरजू शायद शराब पीकर गिर गया होगा या किसी जानवर ने हमला किया होगा। ये डायन वायन कुछ नहीं होती। बेटा रवि, शहर की पढ़ाई ने तुम्हें बोलना तो सिखा दिया, लेकिन सुनना नहीं। इस गांव के उस पार वाला काली घाटी का खेत शापित है। अमावस की रात वहां जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। बिरजू की गर्दन जिस तरह मुड़ी थी, वो कोई जानवर नहीं कर सकता। हाँ रवि भाई, काका सही कह रहे हैं। मेरी माँ कहती है कि उस पुराने बरगद के पेड़ के पास शाम के बाद तो पंछी भी नहीं जाते। तुम मजाक मत उड़ाओ। समीर, तुम तो रहने ही दो। तुम तो अपनी परछाई से भी डरते हो। सुनो, आज शाम को मुझे दूसरे गांव सुल्तानपुर जाना है। वहां वैद्य जी से दवा लानी है दादाजी के लिए, और मैं उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से जाऊंगा, खेत के बीच से। देख लेना, कुछ नहीं होगा। रवि भाई पागल मत बनो, वो रास्ता बंद है। हम लंबा रास्ता ले लेंगे, सड़क वाला। खेत से मत जाओ। सड़क के रास्ते से 2 घंटे लगेंगे और खेत के रास्ते से सिर्फ 20 मिनट। मुझे जल्दी लौटना है। तुम साथ चल रहे हो या मैं अकेला जाऊं? रवि की जिद के आगे समीर को झुकना पड़ा।
उसे अपने दोस्त की चिंता थी, इसलिए डरते डरते वह भी तैयार हो गया। उन्हें क्या पता था कि आज की शाम उनकी जिंदगी की सबसे भयानक शाम होने वाली थी। शाम का समय, सूरज ढल रहा है। रवि और समीर पैदल खेत के रास्ते से वापस आ रहे हैं। हाथ में एक लालटेन है और एक झोला। सुल्तानपुर से काम निपटाते निपटाते थोड़ी देर हो गई। जब वे दोनों वापस लौटने लगे तो सूरज क्षितिज के नीचे जा चुका था। आसमान में लालिमा थी जो धीरे धीरे कालेपन में बदल रही थी। रवि आगे आगे चल रहा था और समीर उसके ठीक पीछे हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन कर रहा था। गांव का वो शॉर्टकट रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। रवि भाई, थोड़ा तेज चलो ना, अंधेरा बहुत हो गया है और देखो हवा भी कैसी अजीब चल रही है। अरे समीर, तुम बस डरो मत। देखो, वो सामने वाला बड़ा पीपल का पेड़ दिख रहा है। बस उसे पार करना है, फिर तो अपना गांव आ जाएगा। वे चलते रहे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो पीपल का पेड़ जो पास दिख रहा था वो पास आ ही नहीं रहा था। वे जितना चलते पेड़ उतना ही दूर लगता। अचानक समीर का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। क्या हुआ? ध्यान से चलो यार समीर। रवि भाई, नीचे देखो। रवि ने अपनी लालटेन नीचे घुमाई। वहां जमीन पर कोई पत्थर नहीं था, बल्कि हड्डियों का एक ढेर था और उन हड्डियों के बीच एक पुरानी जंग लगी हुई पायल पड़ी थी। ये हड्डियां किसकी हैं? शायद किसी जानवर की होंगी। चलो उठो जल्दी। रवि भाई, ये वही पायल है जिसकी कहानी काका सुना रहे थे। उस डायन की पायल। हमें भागना चाहिए। तभी हवा एकदम थम गई। जंगल का शोर बंद हो गया और उस सन्नाटे में एक आवाज आई। वो आवाज किसी के रोने की थी। सुना तुमने? कोई रो रहा है। रवि भाई, अब तो मान लो। चुप रहो। कौन है वहां? कोई है? रोने की आवाज एक झाड़ी के पीछे से आ रही थी। रवि अपनी तर्क बुद्धि के कारण वहां देखने के लिए आगे बढ़ा। समीर ने उसे रोका, लेकिन रवि ने हाथ झटक दिया। उसने जाकर देखा, वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, पीठ करके। अरे, ये तो कोई बच्ची है। बेटा, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? बच्ची ने जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। रवि ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, समीर पीछे से जोर से चिल्लाया, रवि भाई, दूर हटो उससे, उसके पैर देखो। रवि की नजर बच्ची के पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा। उसी पल वो बच्ची का रोना हंसी में बदल गया। अचानक एक तेज आंधी आई। धूल इतनी उड़ी कि रवि को कुछ दिखाई नहीं दिया। समीर, समीर, उसने आवाज लगाई, लेकिन जब धूल हटी तो समीर वहां नहीं था। रवि अकेला उस भयानक जंगल के बीच खड़ा था। लालटेन बुझ चुकी थी। समीर, कहां हो तुम? मजाक मत करो, बाहर आओ। रवि पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तभी उसे दूर उस पुराने सूखे बरगद के पेड़ के पास से समीर की चीख सुनाई दी, बचाओ रवि भाई, बचाओ। रवि आवाज की दिशा में दौड़ा। कांटों से उसके पैरों में खरोंचें आईं, लेकिन वह रुका नहीं। वह पुराने बरगद के पास पहुंचा। बरगद की मुंडेर पर समीर उल्टा लटका हुआ था। वहां उल्टा ऐसा लटका हुआ था
जैसे किसने उसके पैर बांधकर उल्टा लटका रखा हो। समीर, तुम ऊपर कैसे गए? यहां कैसे आ गए तुम? तभी बरगद के पेड़ के अंदर से धुआं निकला और वह धुआं एक औरत के आकार में बदल गया। वही डायन, लंबी, काली, भयानक, और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। तुझे क्या लगा था मेरे इलाके से गुजरेगा और जिंदा बच जाएगा? आज अमावस है, मुझे खून चाहिए। उसे छोड़ दो, हमें जाने दो, हम कभी वापस नहीं आएंगे। जाने दूं? सालों पहले इसी गांव वालों ने मुझे इस पेड़ से बांधकर मार डाला था। आज मेरा बदला पूरा होगा। डायन ने समीर को एक झटके से पेड़ से नीचे गिरा के फेंक दिया। समीर जोर से चिल्लाया और वहीं दम तोड़ दिया। रवि भाई। नहीं। रवि गुस्से और डर में पागल हो गया। उसे नहीं पता था वो क्या करेगा, लेकिन वह अपने दोस्त को बचाना चाहता था। लेकिन डायन अब रवि की ओर मुड़ी। वह पलक झपकते ही रवि के ठीक सामने आ गई। उसका सड़ा हुआ चेहरा रवि के चेहरे से इंच भर दूर था। उसकी सांसों से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। अब तेरी बारी, अब तू मरेगा। जैसे तेरा दोस्त मरा है, उससे भी ज्यादा बुरी तरह से तू मरेगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रवि को काका की बात याद आई। काका ने बोला था कि काला साया भूत डायन यह आग से डरते हैं। रवि वहां से उठकर दौड़ा और जाकर उसने एक मशाल जलाई। वह मशाल जलाकर आया। चुड़ैल मशाल को देखकर पीछे हट गई। तभी रवि ने देखा कि समीर मर चुका है। वहां समीर को छोड़कर वहां से भागा। तू नहीं बच सकता, मरेगा तू। भागकर कहाँ जाएगा? ये पूरा जंगल मेरा है। डायन ने रवि का पीछा किया। डायन रवि के सामने आ गई। तू बचकर कहाँ जाएगा? मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। अचानक आग की लपटें तेजी से ऊपर उठी। डायन आग देखकर पीछे हटी। उसे रोशनी और गर्मी से तकलीफ हो रही थी। आग! नहीं, दूर हटा इस आग को। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चली जा यहां से डायन। डायन गुस्से में चिल्ला रही थी, लेकिन आग के घेरे के कारण पास नहीं आ पा रही थी। रवि ने अपनी पूरी जान लगाकर डायन को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। तू आज यहां से जिंदा नहीं जा सकता। ये आग से कब तक रोकेगा तू मुझे? ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अचानक हवा का एक जोर सा झपट्टा आता है और मशाल बुझ जाती है। जैसे ही मशाल बुझती है, डायन रवि पर हावी हो जाती है। अब कहाँ जाएगा? बचकर रवि। अब तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। रवि का शरीर एकदम से सुन पड़ गया। रवि समझ गया था कि अब उसकी मौत पक्की है। रवि कंपने लगा। इतनी देर में चुड़ैल ने रवि पर अपने नाखूनों से वार किया और उसको वहीं जान से मार दिया। रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले दिन गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसने रवि की लाश देखी। वो रवि की लाश देखकर पागलों की तरह गांव की तरफ भागा। उसने गांव वालों को जाकर बताया। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव वालों के अंदर अब उस चुड़ैल का डर और ज्यादा बैठ गया था। लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद
उस बरगद के पेड़ को जला दिया गया। लेकिन आज भी जब अमावस की रात होती है तो उस खेत से किसी के चिल्लाने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती है। और वो पायल, वो आज भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है।